नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल हिंदी कहानियाँ 2.0 पर आपका स्वागत है। यहाँ आप सुनेंगे रहस्य और रोमांच से भरी हिंदी कहानियाँ। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक और कमेंट करें। आज हम सुनेंगे सत्यजीत रे की बांग्ला कहानी का हिंदी अनुवाद, अनादि बाबू का डर। आइए सुनते हैं आज की कहानी। मैं अनादि बाबू से रघुनाथपुर जाने वाली ट्रेन में मिला था, जहां मैं छुट्टी पर जा रहा था। मैं कलकत्ता के एक दैनिक समाचार पत्र में काम करता था। पिछले कुछ महीनों से काम का दबाव जानलेवा था। मुझे निश्चित रूप से एक ब्रेक की ज़रूरत थी। इसके अलावा लेखन का शौक होने के कारण मेरे पास कुछ कहानियों के आइडियाज़ थे जिन पर और काम करने की आवश्यकता थी, और मुझे सोचने के लिए शांति और एकांत की आवश्यकता थी। इसलिए मैंने 10 दिनों की छुट्टी के लिए अप्लाई किया और अपने सूटकेस में कुछ लेखन सामग्री और ज़रूरी सामान लेकर चल दिया। रघुनाथपुर को चुनने का एक कारण था मेरे एक पुराने कॉलेज के दोस्त बीरेन बिस्वास का वहाँ अपना पैतृक घर था। हम एक शाम कॉफ़ी हाउस में बैठकर उन संभावित स्थानों के बारे में बात कर रहे थे जहाँ कोई अपनी छुट्टी बिता सकता है। जब उन्होंने सुना कि मैंने छुट्टी के लिए अप्लाई किया है, तो बीरेन ने तुरंत मुझे रघुनाथपुर में मुफ्त आवास की पेशकश की। उन्होंने कहा, मैं भी तुम्हारे साथ जाता, लेकिन तुम तो जानते ही हो कि मैं इस समय कितना बिजी हूँ। हालांकि तुम्हें कोई समस्या नहीं होगी, भारद्वाज तुम्हारी देखभाल करेंगे। उन्होंने हमारे परिवार के लिए 50 साल तक काम किया है। हमारा कोच खचाखच भरा हुआ था। अनादि बंधु मित्रा मेरे ठीक बगल में बैठे थे। वो लगभग 50 वर्ष के थे। बहुत लंबे नहीं थे, बाल बीच में से बटे हुए थे। उनकी आंखों में एक तेज चमक थी और उनके होठों पर एक मनोरंजक मुस्कान खेल रही थी। लेकिन उनके कपड़े, ऐसा लग रहा था कि उन्होंने 50 साल पहले के एक नाटक में भूमिका के लिए कपड़े पहने थे। आजकल कोई भी उस तरह का जैकेट या उस तरह की शर्ट, चश्मा या बूट नहीं पहनता था। हमने बातचीत शुरू की। पता चला कि वो भी रघुनाथपुर जा रहे थे। मैंने उनसे पूछा, क्या आप भी छुट्टी पर जा रहे हैं? लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिया और थोड़े चिंतित दिखाई दिए। या हो सकता है कि ट्रेन के शोर में उन्हें मेरा सवाल सुनाई न दिया हो। बीरेन का घर देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। यह एक अच्छा घर था, जिसके सामने एक बड़ा बगीचा था जिसमें सब्जियां और फूल दोनों उग रहे थे। आसपास कोई अन्य घर नहीं थे, इसलिए पड़ोसियों द्वारा परेशान होने की संभावना नहीं थी। भारद्वाज के विरोध के बावजूद मैंने अपने लिए अटारी में कमरा चुना। ये एक हवादार छोटा कमरा था, बहुत आरामदायक और पूरी तरह से निजी। मैंने अपना सामान ऊपर पहुंचाया और खोलना शुरू कर दिया। तभी मुझे एहसास हुआ कि मैं अपने रेजर ब्लेड पीछे छोड़ आया हूँ। भारद्वाज ने कहा, कोई बात नहीं, कुंडू बाबू की दुकान यहाँ से केवल 5 मिनट की दूरी पर है। आपको वहाँ ब्लेड मिल जाएंगे। मैं चाय के बाद लगभग 4 बजे दुकान के लिए निकल गया। ऐसा लग रहा था कि उस जगह का इस्तेमाल कमोबेश एक क्लब की तरह किया जाता था। लगभग 7 मध्यम आयु वर्ग के पुरुष अंदर लकड़ी के बेंचों पर बैठे हुए थे और खुशी से बातें कर रहे थे। उनमें से एक काफी उत्तेजित होकर कह रहा था, ठीक है, ये ऐसी बात नहीं है जिसके बारे में मैंने केवल सुना है। मैंने पूरी घटना अपनी आंखों से देखी है। ये 30 साल पहले हुआ था, लेकिन उस तरह की बात किसी की याददाश्त से मिट नहीं सकती, है ना? मैं कभी नहीं भूलूंगा कि क्या हुआ था, खासकर जब हलधर दत्ता मेरे करीबी दोस्त थे। वास्तव में अभी भी मैं उनकी मृत्यु के लिए आंशिक रूप से जिम्मेदार महसूस करता हूँ। मैंने 7 o'clock ब्लेड का एक पैकेट खरीदा। फिर मैं इधर उधर घूमने लगा, उन चीज़ों को देख रहा था जिनकी मुझे वास्तव में ज़रूरत नहीं थी। उस आदमी ने कहना जारी रखा, ज़रा कल्पना कीजिए, मेरे अपने दोस्त ने मुझसे सिर्फ 10 रुपए के लिए शर्त लगाई और वो उस पश्चिमी कमरे में एक रात बिताने चला गया। मैं अगली सुबह उसके आने का लंबे समय तक इंतज़ार करता रहा, लेकिन जब वो नहीं आया तो मैं जितेन बख्शी, हरिचरण साहा और कुछ अन्य लोगों के साथ हलधर हवेली में उसकी तलाश करने गया, और हमने उसे उसी कमरे में पाया। फर्श पर मरा हुआ पड़ा था, पत्थर की तरह ठंडा, आंखें खुली हुई और छत की ओर घूर रही थीं।
मैंने उन आंखों में जो डर देखा उसका केवल एक ही मतलब हो सकता है, भूत। उसके शरीर पर कोई चोट नहीं थी, सांप के काटने या उस तरह का कोई निशान नहीं था। तो उसे भूत के अलावा और क्या मार सकता था? आप ही बताइए। दुकान में और 5 मिनट बिताने से मुझे इस बात का अंदाजा हो गया कि वे किस बारे में बात कर रहे थे। रघुनाथपुर के दक्षिणी कोने में एक 200 साल पुरानी हवेली थी, जो कभी स्थानीय जमींदारों हलदारों की हुआ करती थी। ये वर्षों से वीरान पड़ी थी। इस हवेली में एक विशेष कमरा जो पश्चिम की ओर था, माना जाता था कि वो हॉन्टेड था। हालांकि हलधर दत्ता की मृत्यु के बाद पिछले 30 वर्षों में किसी ने भी उसमें एक रात बिताने की हिम्मत नहीं की थी, लेकिन रघुनाथपुर के निवासी अभी भी उस दुखी आत्मा के बारे में सोचकर एक निश्चित रोमांच महसूस करते थे जो उस कमरे में रहती थी। इस विश्वास के पीछे का कारण हलधर दत्ता की रहस्यमय मौत और हलधर परिवार के इतिहास में हत्याओं और आत्महत्याओं के कई उदाहरण थे। इस बातचीत से उत्सुक होकर मैं दुकान से बाहर आया तो देखा कि अनादि बंधु मित्रा, वो सज्जन जिनसे मैं ट्रेन में मिला था, बाहर खड़े हैं। उनके होठों पर मुस्कान है। उन्होंने पूछा, क्या तुमने सुना कि वे क्या कह रहे थे? मैंने कहा, हाँ, मैंने सुना। उनकी बातें सुनने से खुद को रोक न सका। क्या तुम इस पर विश्वास करते हो? अनादि बाबू बोले। किस पर? भूतों पर? मैंने प्रश्नात्मक स्वर में कहा। हाँ, वे बोले। मैंने कहा, वेल, मैंने हॉन्टेड घरों के बारे में अक्सर सुना है, लेकिन मैं कभी किसी ऐसे व्यक्ति से नहीं मिला जो वास्तव में उनमें रहा हो और कुछ देखा हो, इसलिए मैं पूरी तरह से नहीं। अनादि बाबू की मुस्कान और गहरी हो गई। उन्होंने कहा, क्या तुम इसे देखना चाहोगे? क्या? वह घर देखना? तुम्हारा क्या मतलब है? मैंने पूछा। वे बोले, केवल बाहर से। ये यहाँ से बहुत दूर नहीं है, अधिक से अधिक 1 मील। यदि तुम इस सड़क पर सीधे जुड़वा मंदिरों से आगे जाते हो और फिर दाईं ओर मुड़ते हो, तो ये वहाँ से केवल 1/4 मील दूर है। वो आदमी काफी दिलचस्प लग रहा था। इसके अलावा इतनी जल्दी घर लौटने की कोई जरूरत नहीं थी, इसलिए मैं उसके साथ चला गया। हलधर हवेली आसानी से दिखाई नहीं दे रही थी। इसका अधिकांश भाग जंगली पौधों और लताओं के घनी बेलों से ढका हुआ था। केवल गेट का शीर्ष जो बाकी सब चीजों से ऊपर था, घर तक पहुंचने से 10 मिनट पहले दिखाई दे रहा था। गेट वास्तव में बहुत बड़ा था। उस पर बना नौबत खाना खंडहर हो गया था। एक लंबा रास्ता सामने के बरामदे तक जाता था। कुछ मूर्तियां और एक फव्वारे के अवशेष ने हमें बताया कि घर और गेट के बीच की जगह में एक बगीचा हुआ करता था। घर अजीब तरह से बना हुआ था। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं था जो सौंदर्य मानकों में सबसे निचले स्तर को भी पूरा कर सके। पूरी चीज केवल एक आकारहीन ढेर लग रही थी। डूबते सूरज की अंतिम किरणें काई लगी दीवारों पर पड़ रही थीं। अनादि बाबू ने 1 मिनट तक इसे घूरा, फिर उन्होंने कहा, जहां तक मुझे पता है, भूत और आत्माएं दिन के उजाले में बाहर नहीं आती हैं। क्यों न हम? उन्होंने आंख मारते हुए कहा, उस कमरे को जाकर देखें। वह पश्चिमी कमरा, वह जिसमें हलधर दत्ता की मृत्यु हुई थी। इस मामले में उस आदमी की दिलचस्पी कुछ ज्यादा ही लग रही थी। अनादि बाबू ने मेरे मन की बात पढ़ ली। मैं देख सकता हूं कि तुम हैरान हो। ठीक है, मुझे तुम्हें सच बताने में कोई आपत्ति नहीं है। रघुनाथपुर आने के पीछे मेरा एकमात्र कारण ये घर है, वे बोले। वास्तव में? मैंने पूछा। हाँ, कलकत्ता में मैंने सुना था कि ये घर हॉन्टेड है। मैं ये देखने के लिए इतनी दूर आया कि क्या मैं भूत की एक झलक पा सकता हूँ। तुमने ट्रेन में मुझसे पूछा था कि मैं यहाँ क्यों आ रहा हूँ। मैंने जवाब नहीं दिया, जो कि अजीब लगा होगा, लेकिन मैंने तुम्हें बताने से पहले थोड़ा बेहतर जानने तक इंतजार करने का फैसला किया था। लेकिन तुम्हें भूत का पीछा करने के लिए कलकत्ता से इतनी दूर क्यों आना पड़ा? अनादि बाबू ने कहा। मैं इसे 1 मिनट में समझाता हूँ। मैंने अभी तक तुम्हें अपने पेशे के बारे में नहीं बताया है ना? वास्तव में मैं एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट हूँ। मैंने पिछले 25 वर्षों से इस क्षेत्र में रिसर्च कर रहा हूँ। मैंने मृत्यु के बाद के जीवन, पृथ्वी पर रहने वाली आत्माओं, पिशाचों, वेयरवॉल्व्स,
काले जादू, वुडू, सभी चीज़ों पर प्रकाशित सब कुछ पढ़ा है। ऐसा करने के लिए मुझे 7 अलग-अलग भाषाएं सीखनी पड़ीं। लंदन में प्रोफेसर नॉर्टन हैं, जिनकी इसी तरह की रुचि है। मैं पिछले 3 वर्षों से उनके साथ पत्राचार कर रहा हूँ। मेरे लेख ब्रिटेन की प्रसिद्ध पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए हैं। मैं बढ़ा चढ़ाकर कहना नहीं चाहता, लेकिन मुझे लगता है कि ये कहना उचित होगा कि इस देश में किसी के पास भी इन चीज़ों के बारे में इतनी जानकारी नहीं है जितनी मेरे पास है। उन्होंने बहुत ईमानदारी से बात कही थी। ये नहीं लगा कि वो झूठ बोल रहे होंगे या बढ़ा चढ़ाकर बता रहे होंगे। मुझे उनकी बातों पर विश्वास करना बहुत आसान लगा, और यहाँ तक कि उस आदमी के लिए कुछ सम्मान भी महसूस हुआ। कुछ क्षणों की चुप्पी के बाद उन्होंने कहा, मैं पूरे देश में कम से कम 300 हॉन्टेड घरों में रहा हूँ। वाह! मैंने आश्चर्यचकित होकर कहा। हाँ, जबलपुर, चेरापूंजी, कांथी, कटवा, जोधपुर, अजीमगंज, हजारीबाग, शिवरी, बारासात जैसे स्थानों में और कई अन्य। मैं 56 डाक बंगलों में और कम से कम 30 इंडिगो कॉटेज में रहा हूँ। इनके अलावा कलकत्ता और उसके उपनगरों में लगभग 50 हॉन्टेड घर हैं जहां मैंने अपनी रातें बिताई हैं। लेकिन अनादि बाबू रुक गए। फिर उन्होंने अपना सिर हिलाया और कहा, मैं कभी भूत देख नहीं सका। शायद वे केवल उन लोगों से मिलना पसंद करते हैं जो उनसे कोई संबंध नहीं रखना चाहते हैं। मैं बार बार निराश हुआ हूँ। केवल एक बार मैंने मद्रास के पास तिरुचिरापल्ली में एक पुरानी इमारत में कुछ अजीब उपस्थिति महसूस की। ये ब्रिटिश काल के दौरान एक क्लब हुआ करता था। क्या तुम जानते हो क्या हुआ? कमरा अंधेरा था और बिल्कुल भी हवा नहीं थी। फिर भी हर बार जब मैंने मोमबत्ती जलाने की कोशिश की तो कोई माइनस उसे बुझा देता था। मुझे 12 माचिस की तीलियां बर्बाद करनी पड़ी। हालांकि 13वीं से मैं मोमबत्ती जलाने में कामयाब रहा, लेकिन जैसे ही वो जली, आत्मा गायब हो गई। एक बार कलकत्ता के एक घर में भी मुझे एक दिलचस्प अनुभव हुआ। मैं हमेशा की तरह एक अंधेरे कमरे में बैठा था, कुछ होने का इंतजार कर रहा था। तभी मुझे अचानक अपनी खोपड़ी पर मच्छर के काटने का एहसास हुआ। पूरी तरह से हैरान होकर मैंने अपने सिर पर हाथ फिराया तो पाया कि मेरे बाल का हर एक कतरा गायब हो गया था। मैं पूरी तरह से गंजा हो गया था। क्या ये वास्तव में मेरा अपना सिर था या मैंने किसी और को छुआ था? लेकिन नहीं, मच्छर का काटना काफी वास्तविक था। मैंने जल्दी से अपनी टॉर्च चालू की और मिरर की तरफ देखा। मेरे सारे बाल बरकरार थे। गंजेपन का कोई निशान नहीं था। ये पिछले कुछ वर्षों में मेरे केवल 2 भूतिया अनुभव थे। मैंने कहीं भी कुछ भी खोजने की सारी उम्मीद छोड़ दी थी। लेकिन हाल ही में मैंने रघुनाथपुर के इस घर के बारे में एक पुरानी पत्रिका में पढ़ा। इसलिए मैंने सोचा कि मैं यहाँ आऊँगा और आखिरी बार अपनी किस्मत आजमाऊंगा। हम सामने के दरवाजे पर पहुंच गए थे। अनादि बाबू ने अपनी घड़ी देखी और कहा, आज सूर्यास्त शाम 5:31 पर होगा। अभी 5:15 ही हुए हैं। अंधेरा होने से पहले चलो जल्दी से एक नज़र डालते हैं। शायद पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ में उनकी रुचि से मैं भी प्रभावित हो रहा था। मैंने तुरंत उनका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। उनकी तरह मैं भी घर के अंदर और विशेष रूप से उस कमरे को देखने के लिए एक्साइटेड था। हम सामने के दरवाजे से अंदर चले गए। एक विशाल आंगन था और कुछ ऐसा था जो एक मंच जैसा दिखता था। इसका उपयोग पूजा और अन्य त्योहारों के लिए किया जाता होगा। आंगन के चारों ओर बरामदे थे। हमारे दाहिनी ओर एक टूटी हुई पालकी पड़ी थी और उसके आगे ऊपर जाने वाली एक सीढ़ी थी। सीढ़ी पर इतना अंधेरा था कि अनादि बाबू को अपनी जेब से एक टॉर्च निकालनी पड़ी और उसे चालू करना पड़ा। हमें अपना रास्ता बनाने के लिए मकड़ी के जालों की एक अदृश्य दीवार को तोड़ना पड़ा। जब हम अंततः पहली मंजिल पर पहुंचे तो मैंने खुद से सोचा, यह बिल्कुल भी आश्चर्यजनक नहीं होगा अगर ये घर वास्तव में हॉन्टेड हो। हम गलियारे में खड़े थे और अनुमान लगा रहे थे कि किधर चला जाए। हमने फैसला किया कि हमारे बाईं ओर का कमरा प्रसिद्ध पश्चिमी कमरा होना चाहिए। अनादि बाबू ने कहा, चलो समय बर्बाद न करें, मेरे साथ आओ। गलियारे में केवल एक चीज थी, -1 बहुत ही पुरानी घड़ी। उसका शीशा टूटा हुआ था, उसकी एक सुई गायब थी और पेंडुलम एक तरफ पड़ा हुआ था। पश्चिमी कमरे का दरवाज़ा बंद था।
अनादि बाबू ने अपनी तर्जनी से धीरे से उसे धक्का दिया। एक अज्ञात डर ने मुझे रोंगटे खड़े कर दिए। दरवाज़ा खुल गया, लेकिन कमरे में कुछ भी असामान्य नहीं था। ये कभी एक बैठक का कमरा रहा होगा। बीच में एक बड़ी मेज़ थी, जिसका ऊपरी हिस्सा गायब था। केवल 4 पैर सीधे खड़े थे। खिड़की के पास एक आराम कुर्सी खड़ी थी। हालांकि अब उस पर बैठना बहुत आसान नहीं होगा, क्योंकि उसने अपनी एक आर्म रेस्ट और अपनी सीट का एक हिस्सा खो दिया था। मैंने ऊपर देखा और देखा कि एक पुराने ज़माने के हाथ से खींचे जाने वाले पंखे के टुकड़े अभी भी छत से लटके हुए हैं। उसमें रस्सी नहीं थी। लकड़ी की पट्टी टूटी हुई थी और उसका मुख्य भाग फटा हुआ था। इन वस्तुओं के अलावा कमरे में एक शेल्फ थी जिसमें कभी राइफलें रखी जाती होंगी। एक बिना पाइप वाला हुक्का और 2 साधारण कुर्सियां भी थीं, जिनकी आर्मरेस्ट भी टूटी हुई थीं। अनादि बाबू गहरे विचारों में डूबे हुए लग रहे थे। थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा, क्या तुम्हें कुछ गंध आ रही है? किसकी गंध? धूप, तेल और जलते हुए मांस की गंध, सब एक साथ मिला हुआ हो। मैंने गहरी सांस ली, लेकिन मुझे उस सामान्य सीलन की गंध के अलावा कुछ भी नहीं आ रही थी जो लंबे समय से बंद कमरे से आती है। इसलिए मैंने कहा, नहीं, मुझे तो ऐसी कोई गंध नहीं आ रही। अनादि बाबू ने कुछ नहीं कहा। फिर अचानक उन्होंने अपने दाहिने हाथ से अपने बाएं हाथ पर मुक्का मारते हुए, ओ गॉड, मैं इस गंध को अच्छी तरह से जानता हूँ। इस घर में एक आत्मा छिपी हुई होनी चाहिए। हालांकि वो प्रकट होगी या नहीं, ये देखा जाना बाकी है। चलो चलें। अनादि बाबू ने अगली रात हल्दर हवेली में बिताने का फैसला किया। वापस जाते समय उन्होंने कहा, मैं आज रात नहीं जाऊंगा क्योंकि कल अमावस्या है। भूत और आत्माओं के बाहर आने का सबसे उपयुक्त समय है। इसके अलावा मुझे कुछ चीज़ों की ज़रूरत है जो आज मेरे पास नहीं है। मैं उन्हें कल लाऊंगा। आज मैं केवल हवेली पे एक नज़र डालने आया था। बिरेन के घर के पास विदा होने से पहले उन्होंने बड़ी धीमी आवाज़ में कहा, कृपया मेरी योजना के बारे में किसी और को न बताएं। मैंने आज जो सुना है उससे पता चलता है कि यहाँ के लोग इतने अंधविश्वासी और आसानी से डरने वाले हैं कि अगर उन्हें मेरी योजना के बारे में पता चला तो वे मुझे अंदर जाने से रोकने की कोशिश कर सकते हैं। और उन्होंने कहा, कृपया बुरा न माने कि मैंने तुम्हें मेरे साथ शामिल होने के लिए नहीं कहा। इस तरह की एक्टिविटीज़ के लिए अकेले रहना पड़ता है। तुम जानते हो, मैं अगले दिन जब लिखने के लिए बैठा तो ध्यान केंद्रित नहीं कर सका। मेरा मन बार बार उस हवेली के पश्चिमी कमरे में जा रहा था। भगवान जाने अनादि बाबू को किस तरह के एक्सपीरियंस का इंतज़ार था। मैं थोड़ा बेचैन और चिंतित हो उठा। मैंने शाम को अनादि बाबू के साथ हल्दर हवेली के गेट तक साथ दिया। उन्होंने आज एक काला ऊंची गर्दन वाला जैकेट पहना हुआ था। उनके कंधे से एक फ्लास्क लटका हुआ था और उनके हाथ में वही टॉर्च थी जिसका इस्तेमाल उन्होंने कल किया था। घर में जाने से पहले उन्होंने अपनी जेब से कुछ छोटी बोतलें निकालीं। उन्होंने कहा, देखो, इसमें एक विशेष तेल है जो मेरे अपने फॉर्मूले से बना है। ये एक उत्कृष्ट मच्छर भगाने वाला है और इसमें कार्बोलिक एसिड है। ये मुझे सांपों से सुरक्षित रखेगा। उन्होंने बोतलों को वापस अपनी जेब में रख लिया, टॉर्च उठाई और उससे अपने सिर को छुआ। फिर उन्होंने मुझे अंतिम सलाम किया और अपने भारी बूटों को बजरी पर खड़काते हुए अंदर चले गए। मैं उस रात अच्छी तरह से सो नहीं सका। जैसे ही सुबह हुई, मैंने भारद्वाज को 2 लोगों के लिए पर्याप्त चाय एक थर्मस फ्लास्क में भरने के लिए कहा। जब फ्लास्क आ गया तो मैं एक बार फिर हल्दर हवेली के लिए रवाना हो गया। आसपास कोई नहीं था। क्या मुझे अनादि बाबू को आवाज़ लगानी चाहिए या मुझे सीधे पश्चिमी कमरे में जाना चाहिए? मैं अभी सोच ही रहा था कि एक आवाज़ आई, यहाँ, इस तरफ। अनादि बाबू घर के पूर्वी हिस्से से जंगली पौधों के छोटे से जंगल से बाहर आ रहे थे। उनके हाथ में एक नीम की टहनी थी। ऐसा नहीं लग रहा था कि हो कोई भयानक अनुभव हुआ हो। जैसे ही वो करीब आए, वो धीमे से मुस्कुराए। मुझे नीम का पेड़ खोजने के लिए आधा घंटा भटकना पड़ा। तुम तो जानते हो, मैं इसे टूथब्रश से ज़्यादा पसंद करता हूँ। मैं उनसे पिछली रात के बारे में पूछने में हिचकिचा रहा था। मैंने इसके बजाय कहा, मैं कुछ चाय लाया हूँ।
क्या तुम यहाँ कुछ पीना चाहोगे या तुम घर जाना चाहोगे? ओह, चलो साथ चलें। चलो उस फव्वारे के पास बैठते हैं। अनादि बाबू ने अपनी चाय का एक लंबा घूंट लिया और बड़ी खुशी के साथ कहा, आह। फिर वो मेरी ओर मुड़े और अपनी आंख में चमक के साथ कहा, तुम ये जानने के लिए मर रहे हो कि क्या हुआ, है ना? मेरा मतलब है, हाँ, थोड़ा। मैं संकोच भरे स्वर में बोला। ठीक है, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। पूरा अभियान बहुत सफल रहा। उन्होंने अपने लिए चाय का दूसरा मग डाला और अपनी कहानी शुरू की। शाम के 5 बजे थे जब तुमने मुझे यहाँ छोड़ा था। मैंने घर में जाने से पहले थोड़ी देर इधर-उधर देखा। तुम्हें पता है, सावधान रहना पड़ता है। ऐसे समय होते हैं जब जानवर और अन्य जीवित प्राणी भूतों की तुलना में अधिक नुकसान पहुंचा सकते हैं। लेकिन मुझे कुछ भी खतरनाक नहीं मिला। फिर मैं अंदर गया और भूतल के उन कमरों में देखा जो खुले थे। किसी में भी कोई फर्नीचर नहीं बचा था। मुझे केवल एक में कुछ पुराना कचरा और दूसरे में छत से लटके हुए कुछ चमगादड़ मिले। जैसे ही मैं अंदर गया, वे टस से मस नहीं हुए, इसलिए मैंने उन्हें परेशान किए बिना फिर से बाहर आ गया। मैं शाम लगभग 5:30 बजे ऊपर गया और रात की तैयारी करने लगा। मैं अपने साथ एक सफाई का कपड़ा ले गया था। मैंने सबसे पहले उस आसान कुर्सी को साफ किया। भगवान जाने वो कब से वहां पड़ी थी। कमरा घुटन भरा लग रहा था, इसलिए मैंने खिड़की खोल दी। गलियारे का दरवाज़ा भी खुला छोड़ दिया था, बस अगर मिस्टर घोस्ट इसके माध्यम से प्रवेश करना चाहते थे। फिर मैंने फ्लास्क और टॉर्च को फर्श पर रखा और आसान कुर्सी पर लेट गया। ये काफ़ी असहज था, लेकिन पहले भी कहीं अधिक अजीब परिस्थितियों में कई रातें बिताने के बाद मुझे कोई आपत्ति नहीं थी। शाम 6:30 बजे सूरज डूब गया था। जल्द ही अंधेरा हो गया और वो गंध और तेज हो गई। मैं आमतौर पर उत्तेजित नहीं होता, लेकिन मुझे स्वीकार करना होगा कि पिछली रात मैंने एक अजीब उत्साह महसूस किया। मैं तुम्हें सटीक समय नहीं बता सकता, लेकिन मेरा अनुमान है कि रात के लगभग 9 बजे होंगे जब एक जुगनू खिड़की से अंदर आया और 1 मिनट के लिए कमरे में भिनभिनाया और फिर बाहर उड़ गया। धीरे धीरे दूर की सियार का गाना बंद हो गया और झींगुर चुप हो गए। मैं नहीं बता सकता कि मुझे कब नींद आ गई। मैं एक शोर से जागा। ये आधी रात को बजने वाली घड़ी का शोर था। गलियारे से एक गहरी, फिर भी मधुर झंकार आई। अब पूरी तरह से जागने पर मैंने 2 अन्य चीजें देखी माइनस पहली। मैं आसान कुर्सी पर काफी आराम से लेटा हुआ था। फटा हुआ हिस्सा अब फटा हुआ नहीं था और किसी ने मेरी पीठ के पीछे एक कुशन लगा दिया था। दूसरी बात, मेरे सिर के ऊपर एक बिल्कुल नया पंखा लटका हुआ था। उससे एक लंबी रस्सी गलियारे तक जाती थी और एक अनदेखा हाथ उसे धीरे से खींच रहा था। मैं इन चीज़ों को घूर रहा था और उनका पूरी तरह से आनंद ले रहा था। तभी मुझे एहसास हुआ कि अमावस्या की रात में कहीं से एक पूर्णिमा प्रकट हो गई है। कमरा तेज चांदनी से भर गया था। फिर मेरी नाक में पूरी तरह से अप्रत्याशित चीज़ की खुशबू आई। मैं मुड़ा और पाया कि मेरे बगल में एक हुक्का है, जिसमें बेहतरीन गुणवत्ता वाले तंबाकू की गंध कमरे में भर रही है। अनादि बाबू रुक गए। फिर उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, काफी सुखद स्थिति, क्या तुम सहमत नहीं होगे? मैंने कहा, हाँ, वास्तव में। तो तुमने बाकी रात काफी आराम से बिताई, है ना? इस पर अनादि बाबू अचानक गंभीर हो गए और गहरी चुप्पी में डूब गए। मैंने उनके फिर से बोलने का इंतजार किया, लेकिन जब उन्होंने नहीं बोला तो मैं अधीर हो गया। मैंने पूछा, क्या तुम्हारा मतलब है कि तुम्हारे पास डरने का वास्तव में कोई कारण नहीं था? आखिरकार तुमने कोई भूत नहीं देखा? अनादि बाबू ने मेरी ओर देखा, लेकिन उनके होठों पर मुस्कान का जरा भी निशान नहीं था। उनकी आवाज़ कर्कश लग रही थी क्योंकि उन्होंने पूछा, जब तुम परसों कमरे में गए थे तो क्या तुमने छत को ध्यान से देखा था? नहीं, मुझे नहीं लगता कि मैंने देखा था। क्यों? इसमें कुछ खास है। मैं तुम्हें अपनी बाकी कहानी बिना दिखाए नहीं बता सकता। आओ, अंदर चलते हैं। हम फिर से अंधेरी सीढ़ी पर चढ़ने लगे। पहली मंजिल पर जाते समय अनादि बाबू ने केवल एक बात कही, मुझे अब भूतों का पीछा नहीं करना पड़ेगा। सितेश बाबू, कभी नहीं। मैंने उनसे नाता तोड़ लिया है।
मैंने गलियारे में पुरानी घड़ी को देखा। वो ठीक उसी तरह खड़ी थी जैसे 2 दिन पहले खड़ी थी। हम पश्चिमी कमरे के सामने रुक गए। अनादि बाबू ने कहा, अंदर जाओ। दरवाज़ा बंद था। मैंने उसे धक्का देकर खोला और अंदर चला गया। फिर मेरी नज़र फर्श पर पड़ी और डर की एक लहर मुझ पर छा गई। फर्श पर कौन लेटा हुआ था? जिसके पैरों में भारी बूट थे, ये तो अनादि बाबू थे। तो बाहर कौन था और वो किसकी हंसी थी? जोर से और कर्कश। बाहर गलियारे से आ रही थी। हल्धर हवेली के हर कोने में गूंज रही थी। मुझे उसमें डुबो रही थी। मेरा शरीर सुन्न होता जा रहा था। मेरे दिमाग पर अंधेरे की परत छा रही थी। क्या ये हो सकता है? मैं और नहीं सोच सका और बेहोशी में डूबता चला गया। जब मैंने अपनी आंखें खोलीं तो मैंने भारद्वाज को अपने बिस्तर के पास खड़े पाया और भाबातोष मजूमदार मुझे जोर जोर से पंखा कर रहे थे। उन्होंने कहा, ओह, भगवान का शुक्र है कि तुम ठीक हो। अगर सिद्धू चरण ने तुम्हें उस घर में जाते हुए नहीं देखा होता तो भगवान जाने क्या हो गया होता। तुम आखिर वहां क्यों गए थे? मैं केवल धीरे से बड़बड़ा सका। पिछली रात अनादि बाबू भाबातोष बाबू ने मुझे बीच में ही रोक दिया। अनादि बाबू, अब उनके बारे में कुछ भी करने में बहुत देर हो चुकी है। भगवान का शुक्र है कि तुम उस कमरे में रात बिताने के लिए उनके साथ नहीं गए। आपको पता है कि उनके साथ क्या हुआ, है ना? ठीक वही जो इतने साल पहले हलधर दत्ता के साथ हुआ था। फर्श पर ठंडे और अकड़े हुए पड़े थे। उनकी खुली आंखों में वही डर था। छत की ओर घूर रहे थे। मैंने चुपचाप अपने मन में सोचा, नहीं, वो वहां ठंडे और अकड़े हुए नहीं पड़े हैं। मैं जानता हूं कि अनादि बाबू की मृत्यु के बाद क्या हुआ है। अगर मैंने वापस जाने की जहमत उठाई तो शायद मैं उन्हें कल सुबह भी मिल सकता हूं। वहां वो एक काला जैकेट और भारी बूट पहने हुए होंगे। हल्दर हवेली के जंगल से बाहर आ रहे होंगे। उनके हाथ में एक नीम की टहनी होगी और वो धीमे धीमे मुस्कुरा रहे होंगे। दोस्तों, तो ये थी आज की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट्स में ज़रूर बताइए। कहानी को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।